हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पोस्ट बहुत गजब की पोस्ट होती है। एक तो ये जो पोस्ट है, जैसा कि आपने देखा था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कितने बंदे हैं यहाँ पर? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में कितने बंदे हैं? एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन मल्टीपल मेंबर बॉडी, यूपीएससी एसपीएससी मल्टीपल मेंबर बॉडी, फाइनेंस कमीशन मल्टीपल मेंबर बॉडी, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल बैकवर्ड क्लास से मल्टीपल मेंबर बॉडी। लेकिन अब जो हम ये लास्ट के 4 चैप्टर देख रहे हैं ना, ये सिंगल मेंबर बॉडी है। मतलब यहां पर टीम है, लेकिन सारा का सारा काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूं कि मालिकाना हक वो एक पर्सन के पास है। और प्राउड मूवमेंट किस बात में है? वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारी पोस्ट थी और हम खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बात करते हैं कैग की। ये पर्सन, जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। देखो, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ऑडिटर पे वर्ड पे फोकस करो, पहले आप ऑडिटर वर्ड को जानते होगे। ऑडिटर मतलब क्या होता है? अकाउंट को ऑडिट करने वाला। यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, सरकार ने जिन एक्सपेंसेस को जिन जिन सेक्टर्स के लिए डेजिग्नेट करा था, तो क्या वो डेजिग्नेशन के बेसिस पर एलोकेशन भी प्रॉपर तरीके से हुई कि नहीं? उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को, हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। उस पर्टिकुलर सेक्टर को, मान लो यहां पर सरकार ने बोला था कि हम यहां पर देंगे इसको 100 करोड़ का फंड, हम यहां पर इसको देंगे 200 करोड़ का फंड, यहां पर हम इसको देंगे 300 करोड़ का फंड। तो पॉइंट ये है, बोल तो दिया गया 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ का फंड। यहां पर इसको मिले 100 करोड़, 100 में से 100, इसको मिलते हैं 190 करोड़ और इसको मिलते हैं 310 करोड़। यहां पर अंडर एलोकेशन है 10 करोड़ की, यहां पर ओवर एलोकेशन है 10 करोड़ की। क्यों? ये बंदा कुछ नहीं करता, सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं, रिपोर्ट लाके रख देता पार्लियामेंट के सामने। अब पार्लियामेंट के सामने आने का मतलब है जनता का पैसा सरकार ने कहां लगाया, इसकी खबर 200 करोड़ की आबादी को भी होती है, हिंदुस्तान की खबर, जानकारी। और फिर सरकार पे सवालिया चिन्ह खड़े होंगे, हु, वॉट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। बताओ हमारे पैसे के बारे में ये 5 सवाल, और तब सरकार की फटती है। और जब भी कैग की रिपोर्ट आती है, और कैग को आप समझा नहीं सकते, आप कैग को समझा नहीं सकते कि ऐसे मत करो, इसका अंडर वैल्यूएशन जो है इसको हाईलाइट मत करो। कैग का काम ही यही होता है, कमियां निकालना। बजट, मतलब बजट सेट नहीं करना, लेकिन काइंड ऑफ सरकार को और सरकार की इमेज को जनता के सामने इस तरीके से पेश करना, और सरकार को यह बता देना, जब वादे पूरे नहीं कर सकते हो तो निभाए क्यों थे पैसे खर्च करने के, और अगर निभाए हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, आप पैसा बहुत कमा रहे हो, पैसे की हेरा फेरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन अगर इनकम टैक्स की टीम अगर आपके घर पे आई ना, तो जो हालत आपकी होगी वही हालत सरकार की होती है जब कैग की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होती है। ये पर्सन जनरली एक रिटायर्ड
या सीनियर IRS ऑफिसर होता है जनरली 90 to 95% केसेस के अंदर। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वाला ऑफिसर भी हो सकता है, और कभी कभार की बात है कि IAS भी हो सकता है, लेकिन सीनियर सेक्रेटरी लेवल पर, रिटायर्ड लेवल पर। तो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर हमें जो है कैग के बारे में पता लगता है? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ये हेड होता है ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बात तो वही है ना, कौन सा पैसा किस सेक्टर के लिए कहां पर खर्च हो रहा है, कितना खर्च हुआ, डेजिग्नेशन के साथ साथ एलोकेशन भी हुई कि नहीं हुई, यही मतलब है यहां पर ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी का, राइट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1753, और इसी के लिए एक सर्विस भी होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज को हम लोग कहते हैं IAAS। IAAS यूपीएससी के थ्रू आपको जो रैंक एलोकेशन होती है ना, तो कभी कभार आपको इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस भी एलोकेट हो जाती है, और कभी कभार इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी जो है वो एलोकेट हो जाती है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है ना, इसकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है। मतलब जैसे आप IAS बनने के बाद जाते हो लबासना, IPS होते हो तो जाते हो हैदराबाद, IFOS होते हो तो जाते हो देहरादून। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है दिल्ली। तो ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी कि जनता के बटुए की रखवाली करता है ये पर्सन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है? हमारे बटुए की रखवाली कैसे कर सकता है ये? हाँ, तो हमने पैसा कहां दे दिया? गवर्नमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स। कौन से लेवल्स? सेंटर एज वेल एज द स्टेट। जिम्मेदारी इसकी क्या है? हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे देश के सबसे बड़े सच्चाई के रखवाले ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था that CAG should be the most important officer under the Constitution of India because he is a guardian of public purse. He or she is the guardian of public purse, and he or she upholds the Constitution of India, laws of the Parliament, especially in the field of financial administration. और एक देश किसी चीज से चले चाहे ना चले, लेकिन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक देश का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पर किसी भी प्रकार का लूप होल होगा, सारा बैलेंस बिगड़ने में टाइम लगेगा क्या? हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में फर्क जो होगा, अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क होगा, फाइनेंशियल इलिटरेसी जो आएगी, या फिर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये सब कुछ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मिसमैनेजमेंट से हो सकता है ना, फटाफट से सिचुएशन क्रिएट। इवन हालात इतने बद से बदतर होते हैं ना, हो सकते हैं ना कि आर्टिकल 360 लगने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। व्हाट इज आर्टिकल 360? लास्ट टाइम कब लगी थी? तो दुखी होके क्यों बोल रहे हो? अच्छी बात है ना। क्या आज तक नहीं लगी सर? फालतू में लिखा गया। This is the reason why Dr. B.R. Ambedkar said that CAG should be the most important officer under the Constitution of India. ये सच्चाई के रखवाले जी ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोला था। इन्होंने ही बोला था एक फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो? श्रेया 35 होता है, 32। कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं? 5 रेट्स जिनको कहते हैं। मैंडेमस। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन, उसको क्या कहते हैं? और ये पता ना, लिविंग बॉडी की बात कर रहा हूं, डेड बॉडी नहीं, है ना। जैसे हर असाइलम मेंटल असाइलम नहीं होता, ऐसी हर बॉडी डेड बॉडी नहीं होती, राइट। दिस इज द रीजन कि बी आर अम्बेडकर ने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस होना चाहिए संविधान के अंदर। तो ही इज वन ऑफ द बोलवर्क्स। मैंने ये टर्म को यूज करवाया था अभी आपको 2-3 चैप्टर पहले, इसी में आपको याद होगा। बोलवर्क्स का मतलब होता है एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर किसी भी चीज़ की। अगर मान लो बोलवर्क कुछ भी हो सकता है। बोलवर्क ना एक फिजिकल एंटिटी से लेकर एक साइकोलॉजिकल थिंग भी हो सकती है। जैसे मतलब मान लो कि आपको लगता है कि लाइफ में आकर मतलब कोई कोई मतलब चीज़ है, कोई एनर्जी है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है हमेशा किसी सिचुएशन के अंदर, वो भी आपके लिए बोलवर्क है, ठीक है। आपको लगता है कि एक पर्सन का आपके पास परमानेंट सपोर्ट रहता है, वो भी बोलवर्क हो सकता है। कोई दीवार आपने खड़ी कर दी, कोई बांध बना दी, डैम बना दी, वो भी एक बोलवर्क हो सकता है। आप अभी जिस कमरे के अंदर बैठे हो 4 दीवारी है, वो भी बोलवर्क है, ठीक है। तो बोलवर्क कुछ भी चीज़ हो सकती है। बोलवर्क एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है जो कि आपको ना किसी भी ऊंच नीच से बचाए। अब चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिलोसफिकल हो, कुछ भी चीज़ हो, बस आपको ना एक एक प्रोटेक्शन की सेटिस्फेक्शन रहती है, गेट दैट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द बोलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब दूसरे कौन से बोलवर्क हैं ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन से प्रोटेक्शन लेयर्स हैं? अब ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया को बोलवर्क मतलब कि दायरे के अंदर इसको बोलवर्क बोला जा रहा है, कैग को। ये क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ही इज प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। बाकी कौन है बोलवर्क्स? चलो हम सारे के सारे यहां पर ना डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बोलवर्क्स को लिखते हैं, मतलब हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बोलवर्क्स। ये वैसे बुलवार्क्स करके लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन की बोलवर्क्स होती है। बोल BOWL बोल वर्क्स WORKS, ठीक है, इसको ऐसे ही बोला जाता है। नंबर 1 कौन? एक तो हो गया आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट। नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर 4 UPSC। ये 4 दीवारें हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इनके बिना देश नहीं चल सकता, ऐसा माना जाता है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी मानी जाती हैं। आज तक UPSC में क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप इसका फायदा उठा सकते हो इसको लर्न करके। 2024 में अगर आ गया तो आप भी खुश, मैं भी खुश। क्लियर है? इतनी ये तो बेसिक बातें थी। आगे बढ़ू। अपॉइंटमेंट एंड टर्म। इलेक्शन होता है क्या कैग का? एग्जाम होता है कैग का? इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? नहीं, बोलो इसमें कि सर UPSC निकाल लो, सभी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, है ना।
हाँ नहीं, बात वही है ना कि यूपीएससी निकाल लो बस तुम एक बारी। जिस पे हाथ रखोगे कड़बक कड़बक में वो करके वो पोस्ट तुम्हारी। हाँ लेकिन आपको एक्टिव सिविल सर्वेंट रहना पड़ता है, ये नहीं एग्जाम निकाल गए कोई जानता ही नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जब सीएम की जान पहचान हो तो उनके मुंह पे भी काली इंक फेंक के लोग चले जाते हैं, नहीं क्यों मयूर? छोटा मार देते हैं। फिर वो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। श्रेया, हम दूसरे स्टेट में भी पहुंचेंगे। अपॉइंटमेंट एंड टर्म। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यानी कि कैग की अपॉइंटमेंट की रखवाली, जिम्मेदारी और ये अधिकार कौन रखता है अपने पास? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग जो है बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट एन ओथ और एफर्मेशन। सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ मैं संविधान की प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करूंगा, उनकी रखवाली करूंगा या करूंगी अगर वो फीमेल है तो। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, knowledge and judgment, he or she will perform the duties of his or her office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws. एक क्वेश्चन सोचा है मैंने आपके लिए, हम लोगों के लिए। 90% एक्यूरेसी के साथ देखो। हाउ फार डू यू एग्री with the view that subscribing to an oath or affirmation before entering one's office makes very little impact on the stakeholders personal qualities like ethics and morals.
जस्टिफाई विद रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन की डेप्थ को समझ पा रहे हो क्यों दिया मैंने क्वेश्चन ये? बहुत सारे चैप्टर में हम लोग ओथ एंड एफर्मेशंस पढ़ते रहते हैं भाई। ये पर्सन जो है अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले, जज बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले ये इतनी इतनी कसम लेगा। मैंने ये पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, या यूपीएससी ये पूछ सकता है, ये बकवास चीज़ें हैं क्या? इनका कोई इम्पैक्ट या बहुत लिटिल इम्पैक्ट होता है क्या एक पर्सन की जब पर्सनल क्वालिटीज़ की बात आती है? क्योंकि हर एक पोस्ट पर बैठा हुआ पर्सन, हर किसी पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब लेकिन ये बता रहा हूँ ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जहाँ पर पर्सन के ऊपर चार्जेस या फिर शक की गुंजाइशें ना रखी गई हो उसके एथिक्स और मॉरल्स को लेकर, जब वो किसी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ है। मैं उस पर्सन की नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई भी चीज़ें होती हैं, आज तक कभी कोई भी बॉडी ऐसे रह पाई कि वो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो, उसका कोई भी पर्सन ने कभी अपने एथिक्स और मॉरल्स को तोड़ा ही ना हो। तो फिर यहाँ पर ओथ एंड एफर्मेशंस की बातें कैसे लागू होती हैं? क्या इसका सच में क्या बहुत कम इम्पैक्ट है क्या? महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस कम है क्या? ये फालतू की चीज़ें है क्या? ये सिर्फ एक फ्लारी थिंग है क्या? सिर्फ सजावट की एक चीज़ है क्या? या दीज ओथ और एफर्मेशंस आर जस्ट शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स, मीठे बोल हैं सिर्फ संविधान की तरफ से? जस्टिफाई विद रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स। क्लास के बाद मुझे लिख कर देना श्रेया, प्लीज, क्लास के बाद, ठीक है? बाकी चीज़ें क्योंकि श्रेया इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 2024 के मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, इधर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, पीएसआईआर और यूज कर सकते हो पैरा में फॉर ऐसे। सही लगा ये क्वेश्चन? मतलब अगर देखो यूपीएससी पूछे तो ऑन द स्पॉट टाइम वेस्ट करवा सकता है आपका वहां पर, जब तक सोचोगे तब तक तो 7.5 मिनट खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है? कैग के बारे में वापस आओ। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। रिजाइन कर सकता है कभी भी अपने ऑफिस से बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरे शब्दों में, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both the houses of the parliament with a special majority, either on the grounds of proved misbehavior or incapacity। ऐसे कौन रिमूव होता है? ऐसे कौन रिमूव होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। कैसे रिमूव होता है? सबसे पहले तो रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, नंबर 1, ठीक है? दूसरा कलर लेते हैं दूसरी कंडीशन को मार्क करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है? जिसको कौन पास करेगा? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कंडीशन नंबर 3, कैसे होगा ये पास रेजोल्यूशन? स्पेशल मेजॉरिटी से। कंडीशन नंबर 4, ग्राउंड क्या होगा रिमूवल का? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने कलीग को जूता उठा के अगर मार दे तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर माना जाएगा?
कहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी कैपेसिटी में इसमें? नहीं नहीं, बोलो बोलो, ऑफिशियल कैपेसिटी में मतलब क्या बोला आपने? कोर्ट के बाहर खड़ा होकर जूते बजा दूं अगर मैं किसी अपने कलीग पे, तो चलेगा? मतलब रोड से मारते मारते लाऊंगा कोर्ट तक और दरवाजे पे कहूंगा सॉरी। ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर नहीं होता है ना। जैसा कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर चला जाए पहले। यहां पर हम लोग इस केस के अंदर पढ़ रहे थे ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो डिफाइंड द टर्म मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर में यहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई छेड़खानी का आरोप या फिर किसी को मारना, गंदे कमेंट पास करना, ऐसा कुछ है क्या? मिसबिहेवियर तो जनरली यही माना जाता है ना नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में। आप किसी की डिग्निटी हर्ट कर रहे हो, गंदे टॉन्ट कमेंट्स या सिंबल्स पास कर रहे हो, या सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, है ना। लेकिन यहां पर कैसे भी करके जो एक एसपीएससी के मेंबर को गिल्टी माना जा रहा है मिसबिहेवियर के लिए, ये कुछ भी है, कुछ भी लेना देना है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में श्रेया मिसबिहेवियर का विद एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिससे आपने प्रॉफिट डिराइव कर रखे हो, ये मिसबिहेवियर है। ऐसा मिसबिहेवियर रोज करने को तैयार हूं मैं, है ना। समझ पा रहे हो ना शाइनी मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर भी इसमें देखो, यहां पर भी जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना वो एकदम वैलिड सवाल है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या मतलब। मैंने इसलिए तो पूछा जानबूझ के ये जूते बजाने वाली बात, तो आपको नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता मिसबिहेवियर का मतलब, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मिसबिहेवियर जैसे हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चैप्टर के अंदर पढ़ा हर कंटेक्स्ट में वही मिसबिहेवियर का मीनिंग होगा, क्योंकि और दो जगह पर मिसबिहेवियर को डिफाइन नहीं करा गया ना। तो शाइनिंग हमें उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का प्रिंसिपल तो नहीं बनाना चाहिए कि हर जगह पर जब भी मिसबिहेवियर की बात करी जाती है तो वही करी जाती है। ये दायरे, ये प्रिंसिपल्स ऐड और डिलीट हो सकते हैं। क्यों श्रेया, क्या हर्ज है उसमें, है ना। प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेंगे, पार्लियामेंट एक्ट बना देगा, स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना देगा, कुछ भी हो सकता है। उसमें किसी का कोई कंट्रोल है क्या बताओ, कि ये जो लिख दिया गया वही लिख दिया गया, बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि इन वर्ड्स के लिटरल मीनिंग पे नहीं जा रहा मैं, बस कुल मिलाकर बात ये कह रहा हूं मैं। हाँ, इनकैपेसिटी का मतलब वही होता है कि पर्सन क्या नहीं रहा अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए, क्या नहीं रहा, केपेबल नहीं रहा। अच्छा, अभी इनकैपेसिटी दो चीजों में हो सकती है, या तो शारीरिक, शारीरिक अगर है तो फिजिकल डिसेबिलिटी, और मानसिक है तो मेंटल डिसेबिलिटी। अरे यार
ये एडिशनल पॉइंट ना, एडिशनल सुझाव इंटरव्यू रूम में मत देने लगना अपनी तरफ से, ठीक है, वरना वो वहां से पागल करके भेजेंगे. Independence. The Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independence of CAG. नंबर 1, मैं अगर निष्पक्ष और निडर रूप से काम करना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे कोई आश्वासन दे दे कि दीपांग तेरे को जो करना कर, जॉब नहीं जाएगी तेरी. मैं कहा वाह थैंक यू, बस ये दिलासा सबसे बड़ा दिलासा है मेरा, फिर चाहे रोज सस्पेंड होता रहो. ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. कंडीशन देखना, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट कंडीशन है, ये देखो कीवर्ड ओनली. तो क्या, ओनली इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. What is the procedure mentioned in the Constitution for the removal of CAG? He can be removed on the same grounds and in the same manner as judge of a Supreme Court. एक सेकेंड, अरे यार एज जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. तो जरा मुझे ये बता दो, ये रिमूव कैसे होगा कैग, अगर ये प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है. आपने एक तो बता दी मुझे कि सर वो सेम उसी मैनर में रिमूव होगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है. कैसे रिमूव होगा कैग, और कैसे रिमूव होता है सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको रेप्लिका बनाकर कैग का रिमूवल प्रोसीजर डिसाइड करा जा रहा है, संवैधानिक प्रोसीजर बोला जा रहा है उसको. नंबर वन इसको रिमूव करेगा प्रेसिडेंट. कैसे रिमूव करेगा, कंडीशन नंबर 2 देखो, सारे कलर मैंने मार्क कर रखे हैं. रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. नंबर 2 कंडीशन, रेजोल्यूशन के बेसिस पर. रेजोल्यूशन कहां पर आएगा, कहां से पास करा जाएगा, सॉरी, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कंडीशन नंबर 3 कैसे, विद स्पेशल मेजोरिटी. कंडीशन नंबर 4 ग्राउंड देखा जाएगा. 4.1 क्या है, या तो प्रूव टू मिसबिहेवियर, और 4.2 क्या है, या तो इनकैपेसिटी. समझ गए ना, 4.2 मतलब मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, या तो पहला वाला ग्राउंड या दूसरा वाला ग्राउंड. क्लियर है ये वाली चीजें, किसी को कोई डाउट? तो अब इधर देख लिया. अब चलो यहां बताओ कैग कैसे रिमूव होगा. कैग के रिमूवल का प्रोसीजर लिख रखा है क्या संविधान में? यस लिख रखा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लिख रखा है. वो बोला गया है कि यू विल यूज द रेप्लिका. किसका रेप्लिका, किसके रिमूवल प्रोसीजर का रेप्लिका, सुप्रीम कोर्ट. तो वैसे ये वर्ड यूज मत करना, चाहो तो कर सकते हो, कोई गुनहगार नहीं हो जाओगे इस वर्ड को यूज करने में कि सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल प्रोसीजर का रेप्लिका रिमूवल प्रोसीजर बनता है कैग का, राइट. कोई गुनाह कर दोगे क्या अगर ये वाली लाइन लिख दोगे, ये लिख दोगे तो इसके रिमूवल प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसीजर का रेप्लिका यूज होता है. ज्यादा सेंटी भी मत हो जाना मयूर, है ना, मिरर इमेज लिख दो कहीं. सिमिलर ग्राउंड्स. तो ग्राउंड्स क्या है, श्रेया नंबर 1 जल्दी बताओ कैसे. ही विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ही और शी, नंबर 1. नंबर 2 बाय रेजोल्यूशन that will be passed by both the houses of the parliament. Number 3 condition with special majority. Number 4 उस स्पेशल मेजोरिटी का ग्राउंड बनना चाहिए, मतलब रिमूवल का ग्राउंड बनना चाहिए, सॉरी, क्या ग्राउंड, इनकैपेसिटी. सबसे पहले तो ग्राउंड ही यही बनना चाहिए शानी, है ना. उसी के बाद ये रेजोल्यूशन अगर पास हो तो ज्यादा फिर बढ़िया चीज है. जब इसको रिमूव करने की बात चलती है
जब इसको रिमूव करने की बात चलती है, या ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में किसी को भी रिमूव करने की बात चलती है, अभी आपने इतने सारे चैप्टर पहले भी देखे, प्रेसिडेंट जो है वो जैसे इलेक्शन कमीशन के रिमूवल की बात थी, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन के रिमूवल की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इनके रिमूवल की बात चलती है, तो क्या ये ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, मतलब उस टाइम पर आ सकते हैं डेली ऑफिस वगैरह काम वाम कर सकते हैं? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा वो, वरना प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकता है उनको, ठीक है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अगर प्रेसिडेंट ने इनको बैठने बैठने के लिए क्या दिया कि मत आना कर से, तो ये क्या करते हैं? इसमें कोसते हैं। 10। क्या दूसरी जगह अप्लाई कर, वो भी नहीं कर सकते। बाद में पकड़ेंगे तो पता चले डबल चार्जेस, हाँ देखो ये तो था ही ऐसा, इसका मिसबिहेवियर है, इसका सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट निकालना चाहता है वहां से। 10, ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। अब क्या ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है? नहीं, क्योंकि रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर सकता ना इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपॉइंट कर सकता है। लेकिन श्रेया प्रेसिडेंट का दर्द याद है, जब आप उससे पूछोगे कि आप रिमूव तो नहीं कर सकते, अपॉइंट तो कर सकते, आपको तो खुश होना चाहिए। रोएंगी रोएंगी गले लगा के श्रेया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लक्ष्मीकांत का एडिशन फाड़ दो, झूठ है ये सब। क्योंकि कौन सिखाता है प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है? शायनी किसी को भी उठा के लेंगे ये लोग अपने बंगाल से। अगर ऐसा होता, द्रौपदी मुर्मू जी अभी तक बिस्मे को नहीं ले गई होती, है ना? क्यों बिस्मे? तुम ट्रू आईएएस के फाउंडेशन कोर्स क्यों कर रहे होते? बिस्मे लेकिन वफादार स्टूडेंट है, बिस्मे का नहीं ऐसे, बिस्मे का खैरात नहीं रखता मैं किसी की, मैं सिविल सर्वेंट बन के आऊंगा। तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस either under the government of India or of any state after he ceases to hold the office। तो मयूर, जब सुनवाई चल रही है, हटाने की बात चल रही है, ढूंढ लो कहां ढूंढोगे काम, क्या? हाँ, वो सब अलाउड है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है। ही और शी कैन नॉट होल्ड फर्दर ऑफिस। His salary and other service conditions, they are determined by parliament. His salary is equal to that of a judge of Supreme Court. रिमूवल कंडीशन कैसी, सॉरी रिमूवल प्रोसीजर कैसा होता है? सिमिलर टू जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, 2.5 लाख पर मंथ। So in 2018, the salary of a judge of a Supreme Court had been fixed at 2.5 lakh, 2.50 lakh per month. Neither his or her salary nor his or her rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement can be altered to his disadvantage after his appointment। मैंने आपको बोला था ना कि जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो अगले कैग पे लागू हो सकते हैं, लेकिन अब जब इसकी नियुक्ति हो गई है, अब कुछ नहीं। पता चला ये बहुत भयंकर रिपोर्ट लाने वाला है ना, जिससे सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। पता है कैग की रिपोर्ट से फर्क पड़ता है चुनावी प्रक्रिया में। नहीं पड़ता होगा? बताओ, खुद सोच के देखो। देखो, हिंदुस्तान का आदमी एक बहुत बड़ी गलती ये करता है, वो अपने आप को कितना भी चतुर समझे, सबसे पागल हिंदुस्तान का आदमी एक हरकत करता है पागलपन की, वो ये है, वो कभी भी, वो पूरे दिन अखबार चाटेगा, पूरे सालों साल बैठ के, 1 फरवरी का अखबार नहीं चाटता वो कभी भी, बजट नहीं समझता वो कभी भी।
और बजट का मतलब ये नहीं है मयूर कि आप बचाओ मेरे तो टैक्सेशन के पैसे बच गए, मैंने कौन सा टैक्स दिया। घुमा फिरा के तुम्हारा पैसा जा रहा है सरकार के पास, वो पैसा राइट तरीके से एलोकेट नहीं होगा ना, तो हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क इतना रह जाता है। कितना रह जाता है मैं बताऊं, इस देश में ह्यूमैनिटीज वाले 90% परसेंटेज स्कोर करे, चाहे 95 करे, चाहे वो टॉपर हो चाहे कुछ हो, जॉब नहीं है उनके पास देश में। अब कहां बजट का पॉइंट में कहां ह्यूमैनिटीज के बच्चों की जॉब की कंपैरिजन वो कर रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा आगे चलकर। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, गवर्नेंस में एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये लिंक। गवर्नेंस की एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है। गवर्नेंस सही तरीके से ना चले ना, सरकार क्यों होल्ड कर लेती है फिर, जबकि सरकार को पता, जॉब्स को क्यों होल्ड कर लेती है जबकि सरकार को पता होता है बेरोजगारी है। इसलिए तो कंसेप्ट होता है, दो कंसेप्ट अक्सर सुने ना आपने मेरे लेक्चर में, अभी तक मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, फर्क तो होता ही होगा ना। और सिविल सर्विसेज की पोस्ट क्यों कम होती चली जा रही है? मोदी जी का क्या नारा है? नहीं, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। बंदे कम से कम चाहिए, वो कम से कम बंदे ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस को डिलीवर करेंगे। कैसे? फोन फ्लाइंग मोड पे करके। हाँ, आपको नीड है, आप जनता के पार्ट हो, आपको प्रशासन को कॉल करना है, बाद में कॉल करना, लंच ब्रेक चल रहा है। समझ गए ना, सरकारी अफसर का यही होता है ना। तो द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया ना, IAAS जो ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर, कौन से एग्जाम से जाते हैं बंदे? यूपीएससी है ना। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ कैग, दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग। The administrative expenses of the office of the CAG, including all salaries, allowances, and pension of persons serving in that office, वो कहाँ से चार्ज करा जाता है, मतलब कहाँ से निकाला जाता है उनको पैसा वैसा ये सब देने के लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैग का एक ऑफिस जो है वो बिल्कुल क्लीन ऑफिस दिखना चाहिए ना। कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उनसे कहें कि यार भाई साहब यार वो वाली रिपोर्ट रिलीज मत करना प्लीज, आपको हमने टिकट भिजवाई है मॉलडीव्स की 1 महीने की। कौन बोल रहा है? कहाँ लिखा है, दिखाना। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस। कोई चेंज नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। फर्दर, नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट, both the houses, and no minister can be called upon to take any responsibility for any actions done by him. ताकि मंत्री ना कभी भी सुना ना सके क्या, क्योंकि तुम्हारी वजह से देखो हमारी जवाबदेही बन गई जनता के सामने। भाई तुमने जो करा है ना, तुम कैग को नहीं पकड़ सकते हो, कैग निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट रख देगा, अपोजिशन तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ये गेम चलता है। समझे बात को? समझे आप क्या है कंक्लूजन, क्या है कैग की? कैग ने रिपोर्ट रख दी यार। कैग एक ऐसा पर्सन है, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया गया है श्रेया, आप सीबीआई ऑफिसर हो, आप यहां से फ्लाइट लेकर मुंबई जा रहे हो, 20 दिन के अंदर अंदर आपने उस केस को सॉल्व करा, आपको डर है किसी का? किसी को जानते हो वहां पे? निष्पक्ष रूप से आपने जांच करी, आप रिपोर्ट रखकर आ गए,
अब सर फाड़ने दो उनको एक दूसरे का, आपका कुछ लेना देना है इससे? आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा सकता है? यार श्रेया जी आपने तो यार रिपोर्ट रख दी आपकी वजह से, यार देखो कि जनता हमारे ऊपर हावी हो रही है, दंगे हो गए हमारे हमारे ऑफिस के बाहर, आपका कुछ लेना देना है इस काम से? आप बोलो हो गए, अच्छे के लिए हो गए, और हो जाए। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट। कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं बोल सकता। अब ये पता कैसी चीज है, हमने कौन सी टैक्स की चोरी करी, आप कैग से पूछ लो। अब कैग से अगर आप ये कह रहे हो कि कैग से पूछ लो, यानी कि कैग को चोरी खुद करवाई है आपने। कैग की अपॉइंटमेंट भले ही, देखो आपको ये तो चीज पता है ना, इतना तो पता लग रहा है आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, कैग की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हो रही है, वो प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के नाम के द्वारा हो रही है, जो नेम सजेस्ट करा गया उनके द्वारा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के तो सिर्फ जैसे जो हम यूज करते हैं वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं वो तो। वो सब कुछ किसके बेसिस पर हो रहा है? किसके बेसिस पर हो रहा है? प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के बेसिस पर। फिर भी लेकिन ये ऑफिस ऐसा होता है, अगर ये अपनी पे करने पे आ जाए ना, ये एहसान तले दबता नहीं है। नाम तुमने सजेस्ट करा तो क्या हो गया? अब देखो यहां पर ठीक है, पर्सनल एक्शंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। यार मैं मान लो कि मुझे कैग बना दिया जाए कल को, यार अब देखने से ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन कभी भी सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत दिखाने के लिए चला जाए, लेकिन ये पर्सन अभी तक था ही क्या जिसको उठा के कहां से कहां बना दिया गया? तो एहसान तले दबेगा ये पर्सन। ये पर्सनल एक्शंस हैं, बंद कमरों में बैकग्राउंड में ब्लैक सिनेरियो में ब्लैक शेडो में क्या बातें चल रही हैं, क्या एक्शंस हैं, पर्सन की थिंकिंग क्या है, क्योंकि बैठा तो पर्सन नहीं है, रोबोट तो बैठा नहीं है। वो चीजें अलग हैं, वो इश्यूज को आप हाईलाइट नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि ऐसे अगर करने गए फिर तो हर एक डिग्नेटरी के ऊपर आपको शक हो जाएगा। ऐसे नहीं चल सकती ना गवर्नेंस, बताओ। समझ रहे हो ना मैं पॉलिटिक्स आपको कैसे धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहा हूं गवर्नेंस की तरफ? गवर्नेंस ऐसे नहीं चल सकती। अगर आप श्रेय हर किसी के एथिक्स इंटीग्रिटी पे अगर चेक करने लगो, तो फिर तो आप ही ईमानदार नहीं हो, मैं भी ईमानदार नहीं हूं, प्रधानमंत्री भी ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं है, सब घूसखोर हैं फिर तो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस, ethical governance, governance based on moral principles, citizen centric governance. And no minister can be called upon to take any responsibility for any actions done by him. ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।